लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर औफियत होंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि मैं एक सीरीज़ की सूरत में इससे पहले 2 पार्ट्स अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर शेयर कर चुका हूँ। ये आज उसका तीसरा पार्ट है और मैं चाहूँगा कि मैं आज ज़रा कोई थोड़ी सी तफसीली गुफ्तगू करूँ। ये गुफ्तगू कितने मिनट की है मुझे इसके बारे में कुछ अंदाज़ा नहीं है। जिनके पास वक्त हो, जो सुनना चाहते हों, जो हकाइक को जानना चाहते हों, तो वो इसको ज़रूर सुने। जिनका वक्त बड़ा कीमती हो और वो ग्रुपों में मसरूफ़ हों, तो ये वीडियो उनके लिए हरगिज़ नहीं है। लेकिन मैं बिलखुसूस उन तमाम अहबाब से ज़रूर मुखातिब होना चाहूँगा जो इस वक्त अमली जदोजहद कर रहे हैं, जो अदालतों में हैं, इदारों में हैं। वो मेरी इस गुफ्तगू को अगर गौर से सुन लें, बगैर ये सोचे कि ये कौन कह रहा है, बल्कि अगर ये सोच के सुनेंगे कि क्या कह रहा है, तो मुमकिन है कि सिर्फ उनके भले के नहीं बल्कि लाखों लोगों के भले की बात हो सकती है। और मैं साथ मुखातिब होना चाहूँगा B4U के हर मेंबर से कि वो इस वीडियो को एज रिकॉर्ड अपने पास सेव रखे और फैसला आने वाले वक्त पे छोड़ दिया जाए कि राजा रियाज ठीक था, राजा रियाज गलत था, राजा रियाज ने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया था, क्या किया था। तो मैं एडवांस में माजरत चाहूँगा अगर वीडियो तवील हुई तो मैं माफ़ी का तलबगार हूँ। लेकिन चूंकि सालों की गुफ्तगू चंद सेकंड या चंद मिनट में नहीं की जा सकती, मैं आना चाहूँगा अपनी गुफ्तगू की तरफ। 2 पार्ट्स आप ऑलरेडी देख चुके हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो शायद रेपिटेशन में आ जाए, रिपीट हो जाए, ज़रा बर्दाश्त कीजिएगा। पहली गुजारिश, ये वो राजा रियाज आपसे मुखातिब है कि जिस वक्त उसकी B4U में एंट्री हुई थी या मैंने सैफ भाई को ज्वाइन किया था, मेरा एक पहला इंटरव्यू आया था। ये वो राजा रियाज आपसे मुखातिब है कि जिसने ये कहा था कि एक गैर कानूनी काम के लिए कानूनी हल तलाश किया जा रहा है। ये वो राजा रियाज है जिसने पूरी B4U फैमिली से कहा था कि मुल्क में कानून नहीं है और ये गैर कानूनी काम है। तो उस वक्त मेरे लत्ते लिए गए थे कि पता नहीं ये कहाँ से आ गया है, ये दुश्मन है, ये सैफ का दोस्त नहीं हो सकता। वो सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। उस दौर की मुझे क्या क्या अलकाबात और खिताबात से नवाजा गया। एनीहाउ, ये मेरी समझ लें कि पहली गलती थी कि मैंने अवेयरनेस दी। और फिर जब मैंने सवाल पूछा कि अगर कानून है, सारा कुछ मामलात ठीक चल रहे हैं, तो फिर सैफुर रहमान न्याजी अदालतों में क्यों धक्के खा रहा है, तो उसका जवाब किसी के पास नहीं था। फिर लोगों को समझ आई कि यस देयर इज समथिंग रॉन्ग और आहिस्ता 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 अवेयरनेस आई। अब मैं आना चाहूंगा एक और इंपॉर्टेंट पहलू पे। दिलों का हाल रब ताला बेहतर जानता है। मेरे पास नेटवर्क मार्केटिंग का एक तजर्बा था, मेरे पास जिंदगी का एक तजर्बा था। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में शायद चूंकि ज्यादा कंपनीज में मैंने काम किया नहीं है, ये जो मेरा करीबी हल्का अहबाब है वो जानता है। लेकिन बीइंग अ नेटवर्कर, चूंकि मेरी ये फील्ड है, मेरी एक एक्सपर्टी है इस फील्ड के अंदर, तो मार्केट पे मेरी नज़र ज़रूर हुआ करती थी। और तजर्बा ये कहता था, बिलखसूस जब सैफ भाई अरेस्ट हुए थे, तो मुझे यूं लगा था कि जिस तरीके से उस वक्त जो पेड यूट्यूबर्स थे, जिन्होंने, पहली बात तो ये है कि ये फिजा कहाँ से क्रिएट हुई, वही यूट्यूबर्स होते थे जो ये कहा करते थे ये अफगानिस्तान के रास्ते आज भाग जाएगा, ये ईरान के रास्ते कल भाग जाएगा, कन्फर्म खबर आ गई तो फलाना हुआ तो टीरा हुआ। और इवन कि नैब जैसा इदारा भी उनके झांसे में आ गया कि शायद ये शख्स फरार हो रहा है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग में उनको एक्शन लेना पड़ा था और उन्होंने सैफ भाई को वहां से उठा लिया था और फिर उनके ऊपर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुई। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड कि यही जो एक हाइप क्रिएट की गई थी। तो खैर, तो मैं जो असल बात कहना चाह रहा हूं, मुझे नजर आ रहा था कि शरपसंद अनासिर जो अपने चंद टकों की खातिर, अपने जाती अनाद की खातिर, अपनी जाती किसी जिद की खातिर ये इस मुल्क के अंदर शायद कत्लेआम ना करवा दे। मेरा रब गवाह है कि मैंने अगर कोशिश की
تو میں نے یہ سوچا کہ معاشی قتل تو بے شمار خاندانوں کا ہو چکا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے بچے یتیم نہ ہو جائیں، خواتین بیوہ نہ ہو جائیں۔ میرا قصور صرف اتنا تھا، میں نے ایک اویئرنیس دی الحمدللہ کہ لوگوں کو سمجھ آئی۔ ایون دین کچھ لوگوں کے مرڈر ہو گئے۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو اس دنیا سے چلے گئے کیا وہ واپس آ سکتے ہیں؟ اور جنہوں نے مرڈر کیے آج ان کی اپنی فیملیز کا کیا حال ہوگا؟ تو اینی ہاؤ، اس چیز کی جزا یا سزا، اس کا اجر، اس کا ثواب یہ میرا رب دے گا، چونکہ میں نے جو کیا تھا وہ اس رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا تھا، اور ان لوگوں کی بھلائی کے لیے کیا جو آج بھی کر رہا ہوں۔ جس کے صلے میں مجھے گالیاں دی گئیں، آج بھی دی جا رہی ہیں، الزامات لگائے گئے، بہتان لگائے گئے، ایون کہ علماء کرام کی طرف سے، نام نہاد علماء کرام کی طرف سے بھی میرے اوپر بہتان تراشے گئے، اور میں نے ہمیشہ ہر دوست سے دست بستہ صرف ایک ریکویسٹ کی کہ کوئی ثبوت تو سامنے لا دیں، لیکن ثبوت آج دن تک سامنے نہیں آیا۔ اینی ہو، میں بات وہاں سے شروع کرنا چاہوں گا کہ میں کیوں جڑا صاحب بھائی کے ساتھ۔ صاحب بھائی نے مجھے ایک ہی بات کی تھی جب ہماری پہلی ملاقاتیں ہوئی تھی، تو انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ راج صاحب میں ایک خاندانی آدمی ہوں، میں ایک نسلی آدمی ہوں، میں پیٹھ نہیں دکھاؤں گا چاہے یہ مجھے لٹکا دیں، میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، میں ان کا آنا ٹکا ٹکا جو ہے وہ واپس کروں گا۔ میرے سامنے یہ لاکھوں خاندان ہے، میں ملک سے بھاگنا چاہوں تو میں آج بھی بھاگ سکتا ہوں۔ یہ وہ وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے ہم جڑے تھے کہ ٹھیک ہے مل کے کوشش کرتے ہیں۔ جو میں نے کوشش کی وہ آپ کے سامنے ہے، وہ چاہے ہائی کورٹ تھا یا ایون کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک وقت وہ آیا تھا کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان جو بینچ تھا جس کی سربراہی آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کر رہے تھے، اور جب انہوں نے صاحب بھائی کی ضمانت منظور کی تو اس وقت آخر کوئی ایسی وجہ تو ہوئی ہوگی نا، کوئی ٹرسٹ لیول ہوا ہوگا نا، جہاں بڑے بڑے لوگوں کی ٹانگیں کانپ جاتی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک ایسا شخص کہ جس کے لیے دنیا کہہ رہی ہے کسی بھی وقت یہ ملک چھوڑ کے بھاگ جائے گا، کوئی شخص کیا اس کا ضمانتی بن سکتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں؟ بٹ راجہ ریاض واز ون آف دا گارنٹرز ان سپریم کورٹ آف پاکستان۔ وجہ کہ جو میرے منہ میں تھا، وہ میرے دل میں تھا، وہ میرا ٹرسٹ تھا۔ میرا ٹرسٹ آج بھی اس شخص کے اوپر ہے۔ اگر میں اس کی باتوں پہ جاؤں، میں اس کے کلمہ قرآن پہ جاؤں، اس کی ساری گفتگو پہ جاؤں، تو آج بھی میرا دل مطمئن ہوتا ہے کہ وہ انشاءاللہ ان لوگوں کو پیٹھ نہیں دکھائے گا۔ لیکن انسان ہے، دلوں کا حال تو رب بہتر جانتا ہے نا کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، اور پھر وقت و حالات کے ساتھ انسان کی سوچ بھی بدلتی ہے۔ پہلی بات میں پھر کہوں گا کہ میری گفتگو یقیناً طویل ہوگی، سن سکتے ہیں تو پھر سنیں۔ گزارش صرف میں اتنی کرنا چاہوں گا کہ ممکن ہے اللہ نہ کرے وقت اور حالات اس کی سوچ نہ بدل دے۔ اگر اس کی سوچ بدلتی ہے تو یہ لاکھوں خاندان کہاں کھڑے ہوں گے؟ وہاں پہ راجہ ریاض کو ایک فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا وہ سیف الرحمان نیازی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے یا ان لاکھوں خاندانوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے کہ سیف الرحمان نیازی کے ساتھ جڑنے کی وجہ تو یہ لاکھوں خاندان تھے۔ کیا ایسی صورتحال کہ خدا نہ کرے، میں نہیں کہتا کہ ایسا ہو، لیکن میں ایک مفروضے پہ بات کر رہا ہوں کہ خدا نہ کرے اس کی اگر سوچ بدلتی ہے، تو کیا ایسی صورت میں راجہ ریاض کو سیف الرحمان نیازی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے ہے یا ان لاکھوں لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے؟ تو میں ببانگ دوہل آج پھر اس چیز کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ اگر سیف الرحمان نیازی اپنی کمٹمنٹس کو آنرز نہیں کرتا ہے تو پھر راجہ ریاض سیف الرحمان کا ساتھی نہیں ہے، راجہ ریاض ان لاکھوں خاندانوں کا ساتھی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کی بات کو کوئی سنے تو صحیح، اس کو سمجھے تو صحیح۔ گزارش اتنی کرنا چاہوں گا، یہ نیب، یہ ایف آئی اے، یہ پولیس، یہ سارا کچھ اللہ معافی دے، یہ زندگی کے تمام نشیب و فراز میں نے پریکٹیکلی فیس کیے ہوئے ہیں۔ آئی نو کہ اداروں کے اندر کیا ہوتا ہے، ہماری جوڈیشری کے اندر کیا ہوتا ہے، اور جب کیسز ہوتے ہیں تو پھر لوگ کس طریقے سے رل جاتے ہیں۔ اور ایک بات جو میں نے ہمیشہ کہی، میں آج بھی کہتا ہوں نا
कोई एक शख्स पूरे पाकिस्तान में से सिंगल एक एग्जाम्पल दे दे कि एमएलएम कंपनी का आज दिन तक किसी इदारे ने एक आने टके का किसी एक शख्स को क्लेम दिया हो। तजर्बे की बात कर रहा हूं ना। कोई इदारा कह दे, मेरे इस सवाल का जवाब दे दे कि जी हमने दिया है, राजा रियाज बकवास कर रहा है। कौन सा ऐसा कमाल हो जाएगा कि आज इदारे दे देंगे? ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट कितने महीने हो गए, नैब की जुरिस्डिक्शन से ही निकल गया है। क्या उनके अकाउंट्स उन्होंने ओपन कर दिए, दे दिए लोगों को? फिर साथ ये कहा जाता है जी नैब से निकलेंगे तो एफआईए चले जाएंगे। क्या ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट का केस एफआईए को रेफर हो गया? ये सारी किताबी बातें हैं, कहानियां हैं। खैर, किस्सा मुख्तसर ये, मैं मुतमईन था। क्यों मुतमईन था? आज मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर करना चाहता हूं जो कि मैं अपनी पहली 2 वीडियोस के अंदर ये गुफ्तगू कर चुका हूं। और उस गुफ्तगू में मैंने क्या कहा था कि क्या 2017-18 में सैफ रहमान नियाज़ी क्या पाकिस्तान में था? ये जावेद भाई को मैंने जवाब दिया था। तो यकीनन सैफ रहमान नियाज़ी तो 2017-18 में पाकिस्तान में था ही नहीं। पाकिस्तान में बी फॉर यू का अगर संगे बुनियाद रखा गया था तो वो बी फॉर यू ट्रेडिंग के नाम से कंपनी रजिस्टर की गई थी। उसका पहला अकाउंट खोला गया था जो किसके नाम पे खुला था? हमारी एक्स भाभी ज़रीना खान के नाम पे। एनटीएन उनके नाम पे था। ये ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं ना, जिनको चेक किया जा सकता है। जहां राजा रियाज गलत हो वहां उसकी तस्हीह की जा सकती है। फिर मैंने कहा था कि अल्फा एडवर्टाइजिंग हो गया, आसवरियास हो गया, ये जितने अकाउंट्स हैं और बेशुमार ऐसे अकाउंट्स हैं, 56 के लगभग तो अकाउंट्स हैं ना। क्या ये अकाउंट्स अहमर के नाम पे नहीं है, साहब भाई के साहबजादे के नाम पे? फिर बी फॉर यू सॉफ्ट हो गया, एग्रोजिम हो गया, परफेक्ट मुदारबा हो गया, और पता नहीं और कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि जिनके बैंक अकाउंट्स जो है वो तौसीफ आमिर के नाम पे थे। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नैब कह रहा है, ये नैब की फाइलें कह रही हैं, ये नैब की इन्वेस्टिगेशन कह रही है। अब ये जो अरबों रुपया इनके बैंक अकाउंट्स में गया, वो कहां है, वो किसके पास है? अगला सवाल ये पैदा होता है ना। ये पैसा आया, इससे बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है वो परचेज की गई, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो पाकिस्तान में बने, जो कि हजारों अफराद ने, मैं कहता हूं जी लाखों को छोड़ दें, हजारों अफराद ने अपनी आंखों से देखे हुए हैं। जिसमें रिवॉल्ट बाइक है, ब्रेवो स्टोर था, नियाजी पेट्रोलियम था, नियाजी कोल्ड स्टोरेज था, फिर इसी तरीके से वो एक पोटैटो फार्म था को 20 या 40 एकड़ का, इसी तरीके से बर्ड फार्म था, डेयरी फार्म था 400 कनाल का, इसी तरीके से कॉमेट बस सर्विस थी। क्या कुछ नहीं था। मुझे तो अब उन तमाम प्रोजेक्ट्स के जो है वो नाम भी भूल चुके हैं। एनीहाउ, तो ये सारी चीजें, जब ये जो पैसा आया इससे प्रोजेक्ट्स बने। अब अगला क्वेश्चन ये है कि ये प्रोजेक्ट्स किसके अंडर थे? ये तमाम जो पुराने टॉप लीडरशिप के भी जो लोग हैं या जो वाकफान हाल है, उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि सैफ भाई सिर्फ ट्रैवलिंग में होते थे। वो समझ लें कि नाम का सीईओ था, वो जैसे एक नेटवर्किंग होती है ना, वो उस तरीके से होता था। सारे मामलात पीछे करता धरता कोई और था। कैसे? सबसे पहले तो हमारी साबका भाभी जो है वो ज़रीना खान, उनके अंडर कंट्रोल थी सारी चीज़ें पाकिस्तान में, उनके साहिबजादों के कंट्रोल में थी। वो जितनी ट्रांजैक्शन हुई, वो जितना पैसा आया, वो जितनी प्रॉपर्टीज़ बनी, वो सारा कुछ जो कुछ हुआ वो उनके कंट्रोल में था। बाद में एक ऐसे साहब की एंट्री हुई जिनका मैंने ऑलरेडी अपनी 2 वीडियोस में जिक्र किया हुआ है, जनाब आमिर तौसीफ साहब, जो चशमदीद गवाहान हैं, वो ख़ुद बताते हैं, जो उनके गांव के अहबाब हैं वो बताते हैं कि उनके वालिद मोहतरम वो जिस तरीके से गांव के डॉक्टर होते हैं वो उस तरीके से एक डॉक्टर थे।
छोटा सा उनका घर था, कोई 4-5 मरले का, जिसमें सारे बहन भाई इकट्ठे रहते थे और गुजर बसर बहुत मुश्किल से होता था। इवन के उधार लेके उनके वालिद मोहतरम ने इनकी परवरिश की। तौसीफ आमिर साहब जो है वो शायद उस ख़ानदान के पहले फ़र्द थे जो घर से निकले, कराची गए, किसी मदरसे में उन्होंने एडमिशन लिया, जो भी उन्होंने किया, और उसके बाद वो लाहौर आए। फिर उनकी सैफ रहमान ख़ान नियाज़ी से मुलाकात हुई, और जब सैफ रहमान ख़ान नियाज़ी से मुलाकात हुई तो लोग बताते हैं कि वो एक मोटरसाइकिल पे होते थे, और मोटरसाइकिल भी वो था जो टूटा फूटा होता था। बट ये एक एतमाद की बात थी, एक ट्रस्ट की बात थी। कोई ना कोई ऐसा बैकग्राउंड था कि सैफ साहब ने उनके ऊपर एक अंधा ट्रस्ट किया। तमाम चीज़ें वो उनके हैंड ओवर कर दी गई। वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में ऑन रिकॉर्ड ही वाज द मैनेजिंग डायरेक्टर, और ऑल इन ऑल समझ लें कि टोटल कंट्रोल एंड कमांड अगर किसी के हाथ में थी तो वो वन एंड ओनली तौसीफ आमिर साहब हैं। मैंने एक पुरानी वीडियो में भी उनके बारे में कुछ वजाहत की थी। अब मैं क्यों ये बात कर रहा हूं? आज मैं आपको इंकशाफ कर रहा हूं, और मेरी इन बातों की गवाही शाह फैसल भाई भी दे सकते हैं कि पास्ट में क्या कुछ होता रहा है। उनके साथ मेरी ये चीज़ें डिस्कस होती थीं। हुआ क्या, जैसे ही सैफ रहमान ख़ान नियाज़ी की बेल रिजेक्ट हुई, तौसीफ आमिर साहब ने, जो मेरे सुनने में आया कि वो कोई बस की कोई होस्टेस है, उनके साथ उन्होंने शादी की, फैमिली समेत उन्होंने मुल्क छोड़ा और वो दुबई तशरीफ़ ले आए। दुबई जब वो तशरीफ़ लाए तो जो यहाँ की मार्बल फैक्ट्री है उसमें उन्होंने स्टे किया, और वो मार्बल फैक्ट्री वो है कि जिसके 70% शेयर जो थे वो सैफ रहमान ख़ान नियाज़ी के नाम पे थे, 15% शायद तौसीफ साहब के नाम पे थे, और 15% उनके ब्रदर इन लॉ के नाम पे थे। खैर, इस दौरान सैफ साहब हमेशा एक बात किया करते थे कि मैं मर भी गया तो ये सिस्टम चलता रहेगा, पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए तो ये सिस्टम चलता रहेगा। आज मैं आपको इंकशाफ कर रहा हूं, वो 100% डिपेंड करते थे तौसीफ आमिर साहब पे कि वो इस सिस्टम को कभी भी नहीं रुकने देगा। आपको ये सुन के बड़ी हैरत होगी कि जब जेल में उनसे मुलाकात हुई तो उनके लिए ये एक शॉकिंग न्यूज़ थी कि क्या वेबसाइट बंद हो चुकी है, सिस्टम नहीं चल रहा है, वेयर इज तौसीफ। तो उस वक्त फिर उनको बताया गया, अल्लाह माफी दे, कि इस दौरान रुमैसा भाभी कि अगर उनको घर के राशन की जरूरत पड़ी तो ब्रेवो स्टोर से उनको राशन देने से इनकार कर दिया गया। रुमैसा भाभी से डिमांड्स की गई कि आपके पास जो ज्वेलरी है वो भी बेच दें, नैब वालों को पैसे देने हैं, मैं सैफ सबको छुड़वा रहा हूं, बाकियों को छोड़ दे। टॉप लीडरशिप से डिमांड की गई कि मेरी सारी बातचीत होगी, अब 12 करोड़ रुपए में मामला तय हो गए हैं, 6 करोड़ एडवांस देना है तो 6 करोड़ बाद देना है। हम लोग जब सर जोड़ के बैठे तो हम लोगों ने एक ही चीज डिसाइड की कि यस वी आर रेडी टू पे, बट जिसको भी पेमेंट करनी होगी वो डायरेक्टली हम करेंगे, आप नहीं करेंगे। उसके बाद फिर चिरागों में रोशनी ना रही। गुजारिश मैं सिर्फ इतनी करना चाहूंगा, पैसा जिनके भी अकाउंट्स में आया, ये बंदर बांट किस तरीके से हुई, ये बी फॉर यू फैमिली का पैसा किधर गया, मैं आना चाहूंगा तमाम प्रोजेक्ट्स की तरफ। जब पहली बात ये कि सॉफ्टवेयर सिस्टम ये किसकी कमांड में था, ये सारी दुनिया जानती है, तौसीफ आमिर साहब की कमांड में था। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं ये कहूं कि हु वाज द आईटी हेड, तो दैट वाज वन एंड ओनली मिस्टर तौसीफ आमिर। एक मिली भगत के तहत, चाहे उसमें इदारा इन्वॉल्व था, वेरी फ्रैंकली एक प्लानिंग के तहत उसको मुल्क से बाहर भेजा गया। सुहेल नामी बच्चे को
आईटी का बंदा साबित करने के लिए उस बेचारे को घेरा गया, उसको उठाया गया, वो जेल में भी बेचारा रहा, लेकिन खाल किसकी बचाई गई? तौसीफ आमिर साहब की। बात यहां पे खत्म नहीं होती। अब चूंकि जो चीजें मैंने देखी, जो चीजें मेरे नॉलेज में है, जो चीजें मुझे एक्सप्लेन की गई, जो चीजें मुझे बताई गई, वो क्या थी? क्रिप्टो वॉलेट से लेके तमाम प्रोजेक्ट्स, चाहे वो रिवॉल्ट बाइक का हो, वो गंज बख्श फ्लोर मिल हो, न्याजी पेट्रोलियम हो, न्याजी कोल्ड स्टोरेज हो, वो फार्म्स हो, वो बर्ड फार्म हो, वो डेयरी फार्म हो, वो कमेट बस सर्विस हो, और पता नहीं क्या कुछ। और लोगों ने तो सिर्फ ब्रेवो का नाम सुना है। ब्रेवो के बाद एक नेस्टो भी स्टोर बना, जो कि सैफ साहब की गिरफ्तारी के बाद बना। ये सारी चीजें इंक्लूडिंग मार्बल फैक्ट्री, ये जितने अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स थे, ये किसके हाथ में थे? ये मिस्टर तौसीफ आमिर के हाथ में थे। मुझे जो सैफ भाई ने बताया, उन्होंने कहा जी ईच एंड एवरीथिंग इज सेफ, कोई इशू नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा, और हम नैब दे या ना दे, हम इंशाल्लाह इन तमाम लोगों के को हम अकोमोडेट कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। अब हुआ क्या, जेल के दौरान ही कुछ इस तरीके की खबरें मिली कि तौसीफ आमिर साहब जो है वो, उनकी नीयत खराब हो चुकी है, वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, वो कहानियां सुना रहे हैं और चीज़ें बिक रही हैं। जिस तरीके से ब्रेवो स्टोर को उजाड़ा गया, वो चीज़ें कहाँ गई? वो करोड़ों रुपए की जो अशिया वहां पे पड़ी थी, वो कहाँ गई? वो B4U का पैसा था, B4U फैमिली का पैसा था। सैफ भाई की गिरफ्तारी के बाद B4U को ब्रेवो स्टोर को नेस्टो स्टोर के नाम पे कन्वर्ट किया गया, जो कि उनके एक करीबी दोस्त है गजनफर साहब। किन के करीबी दोस्त है? तौसीफ आमिर साहब के। मैं हैरान हूं, काश के सैफ भाई अपने किसी फैमिली मेंबर को बीच में इन्वॉल्व करते। उन्होंने आंखें बंद करके अगर ट्रस्ट किया तो मिस्टर तौसीफ आमिर के ऊपर किया। मैं ये वो बातें कह रहा हूं जो मुझे बताई गई। मैं ज़ाती तौर पे आज दिन तक तौसीफ आमिर से मेरी किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं है। वो नाना करते, वो 35, 40, 50 करोड़ रुपए की जो अशिया थी ब्रेवो सुपर स्टोर की, जो कि नेस्टो में कन्वर्ट हुआ और किसी मिस्टर गजनफर के सुपुर्द किया गया, उसके नाम पे किया गया कि इदारे हाथ ना डाल सके, वो कहां गया? सवाल ये पैदा होता है कि वो पैसा कहां गया। बात यहां पे खत्म नहीं होती। मिस्टर तौसीफ आमिर, इन्होंने हर जगह पे अपने भाइयों को उन्होंने एडजस्ट किया, अपने करीबी रिश्तेदारों को उन्होंने एडजस्ट किया, रिश्तेदारों के बाद दोस्तों को उन्होंने एडजस्ट किया। हर चीज़ उन्होंने या तो अपने नाम पे रखी, या अपने रिश्तेदारों के नाम पे रखी, अपने दोस्तों के नाम पे रखी, और नाम किसका चलता रहा कि जी ये B4U के प्रोजेक्ट है। और ये सैफुर रहमान की सबसे बड़ी गलती थी, उस शख्स के ऊपर अंधा ट्रस्ट करना। आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि सारा कुछ जब उनकी कमांड एंड कंट्रोल में आ गया तो उन्होंने पहला काम क्या किया कि तौसीफ आमिर साहब के एक भाई हैं मिस्टर अबूजर, उनको हायर किया गया था कि B4U की जो उस वक्त की जो वेबसाइट थी उसकी SEO का वो काम करेंगे। लेकिन करते कराते जो चूंकि असल टारगेट कुछ और था। मैं यहां पे नाम ले रहा हूं प्रोजेक्ट्स का, सॉरी, जो अहबाब एक्टिव हैं, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं। ऑन रिकॉर्ड जाके जरा तहकीक करें, तफ्तीश करें, इन्वेस्टिगेट करें। गंज बख्श फ्लोर मिल्स ओकाड़ा किसके नाम पे थी? कौन खा गया? ये मिस्टर अबूजर, जो कि तौसीफ आमिर साहब के भाई हैं, ये उनकी कस्टडी में थी।
न्याजी पेट्रोलियम ये किसकी कस्टडी में थी, किसके नाम पे थी? अबू ज़र। न्याजी कोल्ड स्टोरेज किसके पास थी? अबू ज़र। उकाड़ा में ही एक पोटैटो फार्म था, मुझे अब सही याद नहीं है वो 20 एकड़ का था या 40 एकड़ का था, जिस पे पोटैटो जो है वो काश्त होते थे। वो किसके ज़ेरे कब्जा था? वो कहां गया? जमीन खा गई या आसमान खा गया? पैसा किसका था? बी फॉर यू फैमिली का। फिर एक बर्ड फार्म था, फिर एक डेयरी फार्म था जो 400 कनाल पर मुश्तमिल था। वो किधर गया? वो पैसा किधर गया? अबू ज़र साहब ने क्या काम किया कि जैसे ही सैफ साहब अरेस्ट हुए, उन्होंने दस्ती दस्ती उकाड़ा में आज भी फ्राइड चिक्स के नाम से आप जाएं, जाके जरा देखें, तो ये उन्होंने ये काम किया। ये सारी चीजें उनके पास हैं। अब आगे आ जाते हैं। सिर्फ एक भाई नहीं, उनके एक और भाई हैं, उनका नाम तो शायद सईद बाबर है, लेकिन वो बाबा बाबा के नाम से मशहूर है। उनका बैकग्राउंड जो मुझे पता चला वो ये चला कि वो लाहौर बोर्ड ऑफिस में ड्राइवर थे। वहां से उनकी जॉब छुड़वा के ड्राइविंग की, तो कॉमेट बस सर्विस जो है उसकी तमाम बसें उनकी तहवील में दे दी गईं। मेरा सवाल यह है कि वो 25 या 50 बसें वो आज किधर हैं? वो करोड़ों अरबों रुपए की बसें वो कहां गईं? जमीन खा गई या आसमान खा गया? फिर आगे आते हैं, जो मैंने आपको ब्रेवो के हवाले से बात की। ब्रेवो सुपर स्टोर बेहतरीन टॉपो टॉप चल रहा था। जैसे ही सैफ साहब अरेस्ट हुए तो तौसीफ आमिर साहब ने अपने एक दो बड़े करीबी उनके दोस्त हैं, एक गजनफर नाम है और एक कोई कारी हबीब साहब है, ये उनको हैंड ओवर किया और एक नया स्टोर उन्होंने रजिस्टर करवाया। किसके नाम पे? गजनफर साहब के नाम पे। नेस्टो में उसको कन्वर्ट किया। मुझे सिर्फ ये बता दिया जाए कि वो करोड़ों का माल, वो प्रोजेक्ट किधर गया? और अब पता ये चला है कि ये जो गजनफर साहब हैं और तौसीफ आमिर साहब, ये उकाड़ा में कोई एस्पायर कॉलेज है, सॉरी पाकपटन में, अब ये साहिबान वो वाला प्रोजेक्ट चला रहे हैं। सबसे हैरान कुन बात जो मैंने मार्बल फैक्ट्री की बात की, जो इधर मुत्तहिदा अरब इमारात में मौजूद है, कंजुल हिजार के नाम से, मैं रिपीट करूंगा, उस फैक्ट्री का नाम है कंजुल हिजार, जो कि यहां यूएई में मौजूद है। ये वो फैक्ट्री है कि जिसके 70% शेयर जो थे वो सैफ रहमान खान न्याजी के थे, 15% शेयर जो थे वो तौसीफ आमिर साहब के थे, और 15% शेयर जो है वो तौसीफ आमिर साहब ने अपने ब्रदर इन लॉ के रखे थे। जैसा कि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जब वो पाकिस्तान से निकले तो उन्होंने इसी फैक्ट्री में आके स्टे किया विद फैमिली। लेकिन हैरान कुन बात है, पाकिस्तान में तो मैंने ये सुना था, और पॉसिबल भी है, ऑन रिकॉर्ड भी ये हो सकता है कि चले जी वाया जेलर, किसी पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू, किसी भी चीज के थ्रू कोई भी चीज अगर बेची जा सकती है, कुछ शेयर चेंज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आपको सुन के बड़ी हैरत होगी कि सैफ साहब जेल में थे, यहां 70% शेयर जो थे सैफ साहब के गोल कर दिए गए, और वो फैक्ट्री आज माशाल्लाह से तौसीफ आमिर साहब के बहनोई के ज़ेरे कब्जा में है। वो ऑन रिकॉर्ड उसके मालिक हैं। मैं सिर्फ गुजारिश इतनी करना चाहूँगा, मामलात कहाँ से ख़राब हुए, मुझे कहाँ से डाउट हुआ, मैं इन लाखों ख़ानदानों को क्यों बाखबर करना चाहता हूँ। ये जितने प्रोजेक्ट्स हैं, ये जितनी मेगा प्रॉपर्टीज़ हैं, वो चाहे कराची में है तो वो कराची वालों के पास हैं, पंजाब में है या इस्लामाबाद में है या किसी भी और जगह पे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो थीं वो ज़ेरे कब्ज़ा हैं किसके? तौसीफ आमिर साहब, उनके भाइयों, उनके करीबी
رشتہ دار اور ان کے رشتہ دار جب ختم ہو گئے تو پھر قریبی دوست اس میں آ گئے، یہ ان کے قبضہ میں۔ مجھے جو جیل میں بتایا گیا تھا وہ یہ بتایا گیا تھا کہ معاملات سیٹلڈ ہو گئے۔ ایک سٹیج ایسی آئی تھی کہ جب پتہ یہ چلا تھا کہ معاملات خراب ہو رہے ہیں تو مجھے صاحب بھائی نے کہا تھا کہ از اٹ پاسبل کین یو گو ٹو دبئی، آپ جاؤ اور ادھر جا کے اس سے ملو اور اس کو سمجھانے کی کوشش کرو کہ یہ لوگوں کی امانتیں ہیں۔ تو میں نے کہا تھا کہ جی ٹھیک ہے، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ پھر یہ پتہ چلا کہ نہیں، انہوں نے کہا کہ جی نہیں، معاملات ٹھیک ہے اور ساری چیزیں انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کرے گا۔ اب میرا سیٹسفیکشن لیول یہ تھا کہ اگر یہ اربوں کی جائیدادیں سیف ہیں تو پھر نیب کا کیس چاہے وہ 20 سال تک بھی چلتا رہے تو ان لاکھوں خاندانوں کو اکاموڈیٹ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اچانک سٹوری کیا چینج ہوئی؟ میرے سامنے جو چیز آئی وہ یہ آئی کہ نہ، وہ تو توصیف عامر صاحب مکر گئے، وہ تو کسی چیز کو، حالانکہ وہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت پاکستان آئے تھے واپس کہ یہ آ کے تو اپنی بیل کروائیں گے اور پھر ان کو فرسٹ پرائورٹی پہ رکھتے ہوئے ان کو باعزت بری کروایا جائے گا تاکہ یہ ایک سائیڈ پہ ہو جائے، باقی پھر کیس کو جو ہے وہ دیکھا جا سکے گا۔ اس وقت تک زرینہ بھابی کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی انڈرسٹینڈنگ والی کوئی ایسا سین نہیں تھا۔ اب ہوا کیا؟ مجھے جو بات کہی گئی، میں بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئرلی بتا رہا ہوں، مجھے صاحب بھائی نے یہ بتایا کہ اس وقت توصیف عامر میری کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ایک آنا ٹکا دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور صرف توصیف عامر نہیں ہے، میں ایسے اور کافی سارے احباب کو جانتا ہوں جن کا بی فار یو سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن سیف الرحمان نیازی کے کروڑوں اربوں روپے آج بھی ان کے پاس موجود ہیں، لیکن کوئی بھی شخص اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو صاحب بھائی نے مجھے یہ بتایا کہ یار یہ عالم ہے کہ اب توصیف عامر جیسا بندہ مجھے ایک آنا ٹکا نہیں دے رہا ہے، آپ مجھے بتائیں میرا کیا ریئیکشن ہونا چاہیے؟ I was shocked، لیکن میں ڈبل شاکڈ اس وقت ہوا، حالانکہ مجھے فیصل بھائی اور بہت سارے احباب یہ چیز بتاتے رہے، بار بار ریپیٹڈلی بتاتے گئے کہ راج صاحب آپ کہتے ہیں یار ان کی بن نہیں رہی ہے، یہ تو ادھر کورٹ میں جفیاں ڈالتے ہیں، یہ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے کہکے ہوتے ہیں، ان کی گپے ہوتی ہیں، ان کا سارا کچھ ہوتا ہے، کراچی والی فیملی بھی وہیں پہ ہوتے، بچے بھی وہیں پہ ہوتے، لیکن میں یقین نہیں کرتا تھا، میں یہی کہتا تھا کہ نہیں یار سیف صاحب کہہ رہے تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کی گواہی وہ لوگ دیں گے جو اس کورٹ میں جایا کرتے تھے۔ لیکن اب جب مجھے پتا چلا کہ صاحب بھائی کی ماشاءاللہ سے اپنی پہلی فیملی کے ساتھ بھی صلح ہو گئی، ادھر سے جسے کہتے ہیں کہ توصیف عامر صاحب کے ساتھ بھی بظاہر جو خبریں ہیں وہ یہ ہے کہ ان کی صلح ہو گئی ہے، میرے سامنے یہ خبر ہے کہ وہ ایک شخص آنا ٹکا بھی نہیں دے رہا۔ میں اس چیز کو لے کے چل رہا ہوں جو سٹیٹمنٹ سیف الرحمان خان نیازی کی ہے کہ وہ اور پہلی فیملی ایک آنا ٹکا بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں حل بتائیں، حل سے پھر ایک ہی ہے کہ بغیر شکل دیکھے، وہ میں ہوں، وہ آپ ہیں، کوئی بھی شخص ہے یا وہ احباب جو اس وقت ایکٹیو ہیں، انہیں ان تمام لوگوں کو کٹہرے میں لانا چاہیے ہے۔ سیف الرحمان نیازی کا نمبر سب سے آخر میں آنا ہے۔ یہ جو پتلی گلی سے نکلنے کے جو رستے جو اختیار ہو رہے ہیں باعزت بری ہونے کے، سب سے پہلے انہیں ان کا وہ راستہ روکنا ہوگا، ان سے یہ پوچھنا ہوگا کہ یہ اربوں روپے کدھر گئے، یہ پروجیکٹس کدھر گئے، یہ کس کی کسٹڈی میں تھے، آج کس کی کسٹڈی میں ہے۔ بھائی پاسٹ کو تو چھوڑ دیں، آج کس کے نام پہ ہیں، ذرا انویسٹیگیٹ کر کے دیکھ لیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ باقی گروپوں میں ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں، گالی گلوچ، جو جس کے دل میں آتا ہے وہ کہے، وہ کرتا رہے۔ میں نے اللہ کو جان دینی ہے، جو حالات و واقعات میرے سامنے ہیں وہ اس ویڈیو کے تھرو میں سیف الرحمان خان نیازی کے سامنے بھی رکھ رہا ہوں، ان لاکھوں خاندانوں کے سامنے بھی رکھ رہا ہوں۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ ریکویسٹ صرف اتنی کرنا چاہوں گا
किसी जत्थेबाजी का कोई फायदा नहीं है, जलसे जुलूसों का कोई फायदा नहीं है, धरनों का कोई फायदा नहीं है। कानूनी जंग लड़ें जो लड़ने का तरीकाकार है। और राइट फोरम जो है वो सिर्फ नैब कोर्ट है, चूंकि अब फर्द जुर्म आयद होना है और फर्द जुर्म आयद होने के फौरन बाद जो एक सीरीज चलनी है वो बाइज्जत तौर पे बरी होने की होनी है। अगर तो जो अहबाब अदालत के अंदर मौजूद हैं वो मुंह पे टेप लगा लेते हैं, वो खामोशी इख्तियार करते हैं या आंखें बंद कर लेते हैं बाकी लोगों के बाइज्जत बरी होने पर, तो फिर लिख के रख लें कि वो 100% इस गेम प्लान का हिस्सा थे, हैं, और ये प्लान किया गया और उसको अब अमली जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं सबसे दस्त बस्ता रिक्वेस्ट करूंगा, दिस इज द टाइम टू बी यूनाइटेड। यूनिटी का इजहार करें, मुत्तहिद हो जाएं। सबसे पहले उस सोहेल को एक तरफ छोड़ दें, जो बाकी जो 4 लोग हैं जिनको अभी बाइज्जत तौर पे बरी करवाया जाएगा सैफुर रहमान न्याजी से पहले, सैफुर रहमान न्याजी का इस वक्त खड़ा छोड़ दें, उसकी बारी सबसे आखिर में आनी है। सबसे पहले उनका रास्ता रोकें, नैब से पूछें, ऑनरेबल जज साहब से पूछें कि भाई ये जितने प्रोजेक्ट्स थे ये अरबों रुपए, पहले तो इस चीज की करें ना इन्वेस्टिगेशन कि ये किसके पास है, आज किसके पास है, ये किधर गए हैं, ये कौन खा गया है, तब जाके ये सारी चीज़ें होंगी। वीडियो काफ़ी तवील हो गई है इस वक्त, मैं देख रहा हूँ इसके ऊपर टाइम 38 मिनट हो गए हैं। माजरत चाहूँगा, लेकिन ये इतनी सारी तफसील चंद मिनटों में बयान करने के काबिल नहीं है। इंशाअल्लाह जो बाकी मादा चीज़ें हैं वो इससे अगले स्टेप पे मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वो अहबाब कि जिन्होंने इस YouTube को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, इसका बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मैं जब भी कोई चीज़ यहाँ पे शेयर करूँ तो आपको उसका ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरी कोई बात किसी भी दोस्त पे ग्रां गुजरी हो मैं माजरत चाहूँगा, लेकिन मैंने अपने दिल का हाल खोल के आपके सामने रख दिया है। बाकी दिलों का हाल रब बेहतर जानता है। थैंक यू वेरी मच।